वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वॉर रूम। सारे मेहमान हमारे साथ कायम हैं। एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर में किराए के कातिलों को भेज रहा है तो दूसरी तरफ एलओसी पर बौखलाहट में बार बार सीज फायर भी तोड़ रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, पाकिस्तान की तरफ से लगातार तीसरे दिन एलओसी पर फायरिंग की गई है। पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की है और यह फायरिंग कुतमारी गली और रामपुर सेक्टर की तरफ भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर के की गई है। हालांकि एलओसी पर तैनात भारतीय जवानों ने इस पाकिस्तान की फायरिंग का पूरा जवाब दिया है, बल्कि इससे ज्यादा ही मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक और खबर, सुरक्षा बलों ने कुलगाम के कैमो में आतंकवादियों के 2 हैंडलर्स को गिरफ्तार किया है। इन दोनों हैंडलर्स को सेना और सीआरपीएफ ने पकड़ा है। इनके पास से हथियार भी मिले हैं, 2 पिस्तौलें, 2 मैगजीन, 25 राउंड गोलियां और गोला बारूद इनके पास से बरामद हुआ है। और ये घाटी में आतंकवादियों की मदद करते थे, जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं। इनके पास से हथियार बरामद होना सबूत है इस बात का कि ये एक्टिवली आतंकवादियों का साथ दिया करते थे, उनको छिपाने में भी लोग मदद करते थे। पाकिस्तान को भारत से हमले का डर है, खौफ है। पाकिस्तानी नागरिकों का हौसला बढ़ाने के लिए शहबाज शरीफ के एक एक करके सारे मंत्री इस वक्त ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे अपने लोगों में खुशफहमी पैदा की जा सके। भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया और इसको वो अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद करके हमने भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंचा दी है, इससे भारत बहुत परेशान है। ये मुझे लगता है सर, ये कि जो मंत्री है इनका अपना आईक्यू तो लो है ही। कम से कम अपनी जनता को तो बेवकूफ मत समझो, सबके हाथ में वहां फोन होगा, गूगल कर सकते हैं। इंडिया की जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट सिविल एविएशन इंडस्ट्री है। मैं आपको सरल शब्दों में अगर बताऊं, कोई पाकिस्तानी सुन रहा हो और ये खास तौर पर ये आदमी अगर सुन रहा हो, अगले 5 साल में हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एविएशन इंडस्ट्री बनेंगे और जितना तेल तुम लोग मिलकर के 1 महीने में तुम्हारे जहाज खर्चते होंगे, इतना भारत में ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस 1 दिन में खर्च देती है। तो ये उनकी डीप पॉकेट्स का अंदाजा लगाओ, उनके रिसोर्सेस का जरा अंदाजा लगाओ। और तुम कह रहे हो कि हमने एयर स्पेस बंद कर दिया, उनको चक्कर लगा के आना पड़ता है, उतना तेल उनका जो है बर्बाद होता है, इससे भारत की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान पहुंचता है। अरे 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है तुमसे, हम तो झेल लेंगे। ये एयरलाइंस, मैंने पहले भी कहा था, जब आप किसी देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं फ्लाई करने के लिए तो कुछ किराया उसको भी देते हैं। तुम्हारे तो 4 पैसे की आमदनी हो रही थी, वही बंद हुई है जनरल साहब। ये देखिए, ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा ये अपने देश के लिए चला रहे हैं। बिकॉज भारत की, जैसे आपने बताया सौरभ, के भारत की इकोनॉमी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बल्कि ज़्यादा इसको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये एयरलाइंस इनको एक मुआवजा देते थे, यू फ्लाई कर, जब इसके ऊपर से फ्लाई करते थे। और दूसरा, ये जितने भी हम ये एक, मैं इसको सर्कस बोलूँगा, बिल्कुल सही, एक सर्कस स्टार्ट हो गया है इनके मिनिस्टर्स का, और जो इनको बोलने के लिए बोल रहा है वो है पाकिस्तान की फौज का ISPR। और इनको इकट्ठा एक्चुअली बुलाया जाता है, एक एक को एक स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आज आपने ये बोलना है, आज आपने ये बोलना है, और कोई भी इसके ऊपर तथ्य नहीं है, कोई भी रैशनल नहीं है। जंग तो हथियारों से ही लड़ेंगे और वो भी जबान से ही लड़ेंगे। अब देखिए, पाकिस्तान की फौज को मैंने अच्छी तरीके से स्टडी किया है। जब मैं आर्मी में भी था तो मैं इसको स्टडी करता था, आज भी मैं स्टडी करता हूँ। पाकिस्तान की फौज के पास 7 दिन से ज़्यादा एमुनिशन नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। अच्छा, पहले 10 दिन की लड़ाई के बाद आप देखेंगे इनकी जो डाउनग्रेडेशन होगा, इनके वेपन सिस्टम्स का, इनके गन सिस्टम्स का, इनके एमुनिशन का, इनके लॉजिस्टिक्स का। और मैं एक बात और बताता हूँ, फ्यूल ऑयल लुब्रिकेंट्स, हम इसको FOL बोलते हैं आर्मी में। पाकिस्तान में जितनी भी पाकिस्तान की फ़ौज की गाड़ियाँ हैं, टैंक्स हैं, इनको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। ये कहाँ से आएगा? क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ बाहर से आता है। और अगर हमारी इंडियन नेवी ने ब्लॉकेड कर दिया इनको, तो इनका जो भी FOL है, जो पहले 10 दिन में एक्चुअली खर्च होगा, वो ये उसको रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे, और इनके पास इतनी स्टोरेज कैपेबिलिटी भी नहीं है। इसीलिए आप ये इनके चैनल में इनके मिनिस्टर्स को देख रहे हैं, वो बोलते हैं हम लड़ाई नहीं चाहते। बड़ी अच्छी बात की आपने कहा, 10 दिन का रिजर्व है इनके पास। अच्छा, अभी श्रीवास्तव साहब एक बात कह रहे थे तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी।
उन्होंने कहा कि अभी जंग तो छोड़ो, जंग तो जब होगी तब होगी, वो तो आगे हालात क्या बनेंगे और भारत कब जवाब देना शुरू करेगा वो हम देखेंगे। लेकिन अगर ये माहौल ही बनाए रखा ना भारत ने 1 महीना जंग का, केवल माहौल, या अभी जो ये चल रहा है, इनकी टैंक इधर से उधर दौड़ रहे हैं, रेलवे पर चढ़ा करके टैंक यहाँ भेजो, अपना गश्त लगाओ, एयरफोर्स को फ्लाई कराओ, यही अगर इनको सर खाली 1 महीना माहौल ही बनाना पड़ गया तो? अरे आपने बिल्कुल सही बात पूछी, इट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। मान लीजिए ये अपनी सेना को अलर्ट पर रखते हैं, इसका मतलब वायुसेना को भी अलर्ट पर रखेंगे, इसका मतलब थल सेना को भी रखेंगे, जल सेना को भी रखेंगे। द कॉस्ट ऑफ हाई अलर्ट इज वेरी वेरी हाई फॉर एनी कंट्री। तो इनके लिए कम से कम 2 मिलियन से 3 मिलियन की कॉस्ट एक्स्ट्रा तो इसी की आएगी। पैसा कहाँ है? अभी तो कुछ नहीं चला, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई असला नहीं चला, कोई बारूद नहीं चला, लेकिन इसको जो कैप शॉर्टेज कर रहे हैं ना, हम आवाज कर रहे हैं ऊपर से F-16 की, वो आवाज के बाद उसके कल पुर्जे के आवर्स निकल जाएंगे, जो उनके पास ईंधन है वो भी और खत्म हो जाएगा, और सारे जहाज बैठ जाएंगे जमीन पर। जहाज में हम रह चुके हैं, एक्सरसाइज के लिए भी उड़ा रहे, तो वेयर एंड टेयर तो हुई, वेयर एंड टेयर नहीं, एवरी कंपोनेंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज आवर बेस्ड। फ्यूल पंप है आवर बेस्ड, इंजन है आवर बेस्ड। अब आपको उसकी सर्विसिंग करनी पड़ेगी। अगर सारा आप उड़ाते ही रहे तो सब सर्विसिंग में लग जाएंगे, तो अवेलेबल जहाज कौन से होंगे? जहाज को ऑपरेशनल स्टेट में रखने के लिए आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है, और एक 10 दिन की वॉर का जो एस्टिमेट है जिनको देना पड़ेगा $1 बिलियन का है इनके पास पैसा? सिर्फ असले का बता रहा हूं, और जो डैमेज होगा उसकी बात हो नहीं रही है। तो सवाल ये उठता है कि इनको अगर हम हड़का ही रखें, हम यही कहते रहें अब हम आने वाले हैं, अगर इनके मन में ये डर बसा रहे, ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एक बयान से मैं सुना दूं, छोटी सी बात ऐड करना चाह रहा हूँ, क्विक वन, कि जैसे सर ने बताया बहुत बढ़िया बात है। एक छोटी टेक्निकल एंगल से भी अगर हम सोचें कि आज वो तैयार है, आज मैं क्यों जाऊं? 5 दिन बाद जाऊंगा, तब तक वैसे ही थक जाएगा। दौड़ो बिल्कुल दौड़ते रहो। हाँ देखो सौरभ, इसमें एक और भी बात है कि पाकिस्तान अब डरा हुआ है, और ये डरे हुए मोड पे भारत को इसका बड़ा फायदा है, क्योंकि अब उसकी इकॉनमी वैसे ठप थी, अब सारा फोकस हो गया वार की तरफ, उसकी तरफ कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, हथियार लेने की कोशिश करेंगे, डीजल पेट्रोल खर्च करेंगे, और आने वाले टाइम में जिस दिन लड़ाई होगी और जिस दिन भारत कुछ करेगा उस तब तक उनकी काबिलियत और क्षमता नहीं रही। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की है, कोई देश लड़ाई नहीं लड़ सकता जब उसकी इकॉनमी परमिट नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी इतनी कमज़ोर है वो 2-3 से ज़्यादा लड़ाई नहीं देख सकती। ना उसके पास डीजल है, ना पेट्रोल है, ना अम्यूनिशन है, वेपन उसके बहुत पुराने हो चुके हैं, ऑब्सलीट हैं, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर उसका नेवल ब्लैकआउट हो गया तो फिर उसको जो रिप्लेनिशमेंट में वो भी नहीं आ पाएगी। हाँ कुछ देश इसको मदद करना चाहें, टर्की वगैरह, मदद कहाँ से करेंगे जब वो भेज ही नहीं पाएंगे कुछ। तो सच्चाई है, पाकिस्तान को लगता है अभी डर, और मुझे लगता है इसीलिए वो बैक चैनल डिप्लोमेसी के बारे में भी ज़्यादा जोर ले रहा है। पर भारत अब कुछ अभी भी उम्मीद है उसको कि वो बैक चैनल बिल्कुल वो कोशिश कर रहा है, ये सुनने में आया। मगर याद रखो सौरभ, अब आर पार की लड़ाई है। भारत के प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में भी ये साफ सुथरे शब्दों में कह दिया, देशवासियों को विश्वास दिलाया है, ये अब की बार वो नहीं होगा जो उड़ी के बाद हुआ या पुलवामा के बाद हुआ। इसके पास आर पार का है, ये वो आका जो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI, अब उनको जवाब देना है, उनके ऊपर हमला होगा, और उनको आगे पता चलेगा अगर भारत के साथ आप आतंकवाद करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा। मुझे लगता है यही डर अभी पाकिस्तान। सर अभी एक आखिरी बयान मेरे पास और इनका बचा है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। इनके सीनियर नेता यहाँ, इनकी अपनी पार्टी अलग और पार्लियामेंटेरियन है मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि भाई ना अमेरिका ना यूरोप हमारे समर्थन में तो कोई आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम हौसला नहीं खोएंगे और पूरे देश का एक एक नागरिक हमारा जंग के लिए तैयार है। अच्छा, मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि मोदी जिस हद तक इस मामले को ले जाना चाहते हैं उसका दुनिया समर्थन नहीं कर रही है। मौलाना साहब, आपका कौन समर्थन कर रहा है, जरा ये तो बता दो। अभी ट्रंप ने कल ही तो कहा है, रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप बीच बचाव करेंगे, उन्होंने कहा ये तो सालों से इनके बीच में चल रहा है, देख लेंगे ये लोग, वो देख लेंगे। इनकी मदद को कौन आएगा? अब आप देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है इनके पास ये एक्चुअली सही नहीं है, और मैं इनको आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ। ये मौलाना जो मिनिस्टर है इनके, इजराइल ने एक भारत को कमिटमेंट दिया है कि अगर हमारी ज़रूरत होगी तो हम इस जंग में शामिल होंगे। आप समझ सकते हैं कि इजराइल आज एक ऐसा देश है जो लेबनान में भी लड़ रहा है, सीरिया में भी लड़ रहा है,
और गजा में भी लड़ रहा है। अगर वो देश एक ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है तो आई थिंक आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट है, कोम कोसा और लिमुआ। ये दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं जिसमें कम्युनिकेशन शेयरिंग एंड लॉजिस्टिक शेयरिंग, और लड़ाई के टाइम पे भारत को जो भी असला चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, वो आपका अमेरिका देगा, क्योंकि हमारी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। तो पाकिस्तान इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए उसको कि भारत के साथ कोई भी देश नहीं है। आज पाकिस्तान के साथ कोई देश नहीं है। चाइना भी पाकिस्तान को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज चाइना को भारत की भी जरूरत है। और टर्की की हम अगर इसको बात करें तो जो भी आज हेल्प चाइना को, ये पाकिस्तान को टर्की से मिल रही है, वो एक लड़ाई के बाद वो हेल्प शायद उसको ना मिल पाए, क्योंकि हमारी जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, दोनों ऑपरेशनल है आज, और वो अरेबियन सी में इस तरीके से ब्लॉकेड कर पाएंगे पाकिस्तान का। कराची पोर्ट ही है एक पाकिस्तान के पास जी, और जो ग्वादर है वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो कराची पोर्ट में भी कोई भी वॉरशिप्स, गनशिप्स बाहर से नहीं आ एक क्विक कमेंट। आई जस्ट वांट टू ऐड जस्ट वन। हमारी अमेरिका के साथ जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग की भी ट्रीटी है, वो सबसे बड़ा है। आपको ब्लू वाटर्स में पता चल जाएगा कौन सा जहाज कहां पर है और किस तरह का है, इसलिए ब्लॉकेट में बड़ा काम आएगा और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और जगह से। सौरभ एक बस 10 सेकंड। सी 4 बेसिक एग्रीमेंट है, उसको बोलते हैं फाउंडेशन एग्रीमेंट। GSO-MI जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, कोम कासा कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लीबियो लॉजिस्टिक एंगेज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, एंड लास्ट में जो साइन डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में की थी बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। कहने का मतलब 4 चीजें कर सकते हो। एक तो इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा, दूसरा आप पोर्ट्स की फैसिलिटी इस्तेमाल करते हो, तीसरा आप क्रिटिकल टेक्नोलॉजी दे सकते हो, चौथा आप जो इंटेलिजेंस दूसरे नेटो के अलावा दूसरे देशों से शेयर नहीं करते वो भारत के साथ करते हो। आपका जो गलवान हुआ था जब चाइना ने के साथ, तो अमेरिका ने आपको पूरे सैटेलाइट से आपको पूरी इंटेलिजेंस दी थी चाइना के बारे में। ये पाकिस्तान के खिलाफ भी देगा ये तो बेसिक हम स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है अमेरिका। बहुत शुक्रिया सर, आप लोग स्टूडियो में आए। जनरल सोई, एयर मार्शल श्रीवास्तव, मेजर जनरल कोचर और जनरल सिबाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए।